अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। भगवा डाकू सीधा रंगनी डाकू का पाला था। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करे ये कभी हो ही नहीं सकता था। भगवा डाकू के तन बदन में आग लग गई। उसने आओ देखा न तो 303 उठाई और धई से फायर कर दिया। गोली सीधी मोटे पटेल की छाती में जाकर गई और दिल को चीर कर पार हो गई। वहाँ कोहराम मच गया। 1 सेकंड में बसात उलट चुकी थी। भगवा डाकू खड़ा हो गया और बाहर भागने का रास्ता देखने लगा। मैंने लकड़ी के बस्ते को एक तरफ धकेल कर उसे आवाज़ दिया, भगवा यहाँ आ जाओ, मैं रघु हूँ। भगवा डाकू ने अपनी लाल लाल आंखें मेरी तरफ उठाई। मैं लकड़ी के दीवार के चौकट्टे से बाहर निकल आया। पहले तो भगवा डाकू ने मुझे बिल्कुल ना पहचाना और राइफल मुझ पर तान लिया, लेकिन जब मैंने हाथ उठाकर कहा भगवा, मैं सीधा रगनी का पति रघु हूँ, फिर उसने मुझे पहचान लिया और जल्दी से राइफल कंधे पर डालकर मेरी तरफ बढ़ा और बोला, ठाकुर रघु, यहाँ से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता है? पटेल की लाश ने सफ़ेद चांदनी को सुर्ख कर दिया था। तबले हारमोनियम उल्टे पड़े थे और बाजार की जानिब से लोगों का शोर बुलंद हो रहा था। मकान के दूसरे कमरों से भी घबराई हुई आवाज़ें आ रही थीं। लक्ष्मी भाई बार बार चिल्ला रही थी, कौन हो गया, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। भगवा डाकू ने सीढ़ियों का दरवाज़ा ऊपर से बंद कर दिया था। मैं खुद नहीं जानता था कि वहाँ से फरार होने का खुफिया रास्ता भी है कि नहीं। भगवा परेशान था। वो कभी खिड़की की तरफ जाता तो कभी मेरी तरफ आता। ठाकुर तुम पीछे हट जाओ। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ आई तो भगवा डाकू ने दरवाज़ा खोलकर ऊपर से धई धई फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके जवाब में सीढ़ियों से इंसानी चीख बुलंद हुई। भगवा डाकू ने सीढ़ियों में छलांग लगा दिया और मैं लपक कर खिड़की में आ गया और चीख जरा सी उठाकर नीचे देखा। चौबारे के बाजार वाले दरवाजे के सामने एक जीप खड़ी थी। भगवा डाकू फायरिंग करता हुआ उछलकर जीप में सवार हुआ और जीप स्टार्ट करके पीछे को घुमाई और देखते ही देखते सुनसान बाजार में से गायब हो गया। भगवा डाकू के फरार हो जाने की मुझे खुशी हुई। अब मैं तेजी से अपनी शयनशीन की तरफ पलटा। पटेल की लाश उसी तरह एक तरफ को दोहरी होकर पड़ी थी। चांदनी पर फैला हुआ खून चांदनी ही में जज्ब हो गया था। मैं भाग कर दीवार के चौकट्टे में घुस गया। शयनशीन में आते ही मैंने चौकट्टे को बराबर कर दिया, सिर्फ छोटी सी छड़ी रहने दिया, जिसमें से मुझे कत्लगाह का मंजर साफ नजर आ रहा था। जहाँ थोड़ी देर पहले घुंघलों की झनकार, तबले की थाप और मुदर संगीत में मुजरे की तानें उड़ रही थीं, अब वहाँ एक लाश पड़ी दर से इबरत दे रही थी। इतने में खटाक खटाक सीढ़ियाँ चढ़कर पुलिस के 4 सिपाही ऊपर आ गया। लक्ष्मी भाई और उसके 3 मुलाजिम भी साथ थे। थानेदार ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने लाश को अपने घेरे में ले लिया। लक्ष्मी भाई के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं और नौकर थर थर काँप रहे थे। कमरा रोशनी से बकाए नूर बना हुआ था। थानेदार ने झुककर लाश के करीब चांदनी के फर्श को देखा। आधी चांदनी खून में डूबी हुई थी, बाकी सफ़ेद थी। मैं चौकट्टे की झरी में से यह सब कुछ देख रहा था। थानेदार ने सफ़ेद जगह पर खून आलूद पाँव का निशान देकर कहा, भाई कातिल इस तरफ गया है। अब मुझे अपनी गलती बल्कि बेहतियाती का एहसास हुआ। जब मैं बाजार वाली खिड़की से पलटकर अपनी शयनशीन वाली लकड़ी की दीवार की तरफ आया था तो अनजाने में मेरा एक पाँव पटेल की लाश के खून पर पड़ गया था और यह निशान खाली सफ़ेद चांदनी पर मेरे पाँव के निशान बनाता दीवार तक आया था। मैंने बड़ी तेजी मगर बेहद एहतियात से चौकट्टे की दर्द बंद कर दिया। दूसरी तरफ से थानेदार की आवाज़ आई, इस दीवार के पीछे क्या है? ज़रूर कोई कोठड़ी ही होगी, कहीं ये गली वाली दीवार तो नहीं है। लक्ष्मी भाई की आवाज़ आई, इधर तो काठ कबाड़ है राना जी, कातिल तो बाजार से फरार हुआ है, सब ने उसे देखा है। थानेदार बोला, लगता है इधर कोई उसका साथी छुपा हुआ है, यह पाँव के खूनी निशान यहाँ तक आए हैं। उसने शायद अपने हाथ में पकड़े बेज से दीवार पर ठक ठक किया। मैं जल्दी से पीछे हट गया। थानेदार की आवाज़ आई, दीवार में तख्ते लगे हैं, इन्हें पीछे हटाओ। सिपाहियों ने दीवार के साथ जोर आजमाई शुरू कर दिया। वो कोई दम में शयनशीन में आने वाले थे। अब भला मैं कैसे वहाँ ठहर सकता था? मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर हैरी किस्मत, लक्ष्मी भाई ने दरवाजे को बाहर से ताला लगा रखा था। दरवाज़ा बड़ी मजबूत लकड़ी का था और मैं अगर उसे तोड़ने की कोशिश भी करता तो शोर सुनकर पुलिस उधर आ जाती। मैं अपने आप ही पुलिस की हिरासत में आ गया था। इसी दौरान पुलिस दीवार के एक चौबी तख्ते को पीछे हटा चुकी थी। मुझे और तो कुछ न सूझा, जल्दी से तख्त के नीचे घुस गया।
शय नशीन के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी पड़ी। लक्ष्मी बाई थानेदार से कह रही थी, राणा जी इधर तो कुछ भी नहीं है, घर का पुराना सामान पड़ा है, कातिल को बाहर जाकर ढूंढें। थानेदार ने रौब से कहा, उसकी जीप के पीछे हमारे आदमी रवाना हो चुके हैं, हम कातिल के साथी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जो ज़रूर इस शय नशीन में छुपा हुआ है। गंभीरिया अंदर जाकर देखो, घबराओ नहीं, मेरे हाथ में पिस्तौल है। उस वक्त मुझे अपने आप पर उस बेबस चूहे का गुमान हो रहा था जो पिंजरे में बंद हो, और पिंजरे के दरवाजे में से घर के मालिक का हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा हो। एक सिपाही कूद कर शय नशीन में आ गया। उसने टॉर्च की रोशनी में स्विच तलाश करके बिजली का बल्ब रोशन कर दिया। थानेदार की आवाज़ आई, तख्त के नीचे देखो। मेरा कोई एक्शन मेरे काम नहीं आ सकता था। सिपाही ने तख्त को उलट दिया, नीचे मैं पड़ा था। थानेदार ने नारा लगाया, खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। बाकी सिपाही भी शय नशीन में कूद कर आ गया। उन्होंने फौरन मुझे हथकड़ी डाल दिया। मुझे दीवार के चौकट्टे में से खींचकर लाश वाले कमरे में लाया गया। लक्ष्मी बाई और उसके मुलाजिम परे हट गया। थानेदार बड़ा खुश था। उसने लक्ष्मी बाई को देखकर फातहाना अंदाज में कहा, भाई, पुलिस कातिलों का सुराग लगाना जानती है, यह कातिल का साथी है, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? लक्ष्मी बाई ने मुझे अजीब जोमनी नज़रों से देखा, जैसे कह रही हो कि तुम्हें किसने कहा था कि दीवार का तख्ता हटाकर बाहर निकलो। पुलिस पहले ही मेरे पांव पर लगा खून का निशान देख चुकी थी। लक्ष्मी बाई ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं राणा जी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। थानेदार ने दूसरा बड़ा अहम सवाल किया, क्या ये भी कातिल के साथ कोठे पर आया था? लक्ष्मी बाई ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया और बोली, मैंने इसे कातिल के साथ आते नहीं देखा। थानेदार ने हंसकर कहा, मगर यह कातिल के साथ ही आया था, तुमने इसे नहीं देखा तो क्या हुआ? तुम तो अपने रोज़ के धंधे में लगी हुई थी। थानेदार ने दो सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे नीचे ले जाओ। मैं हथकड़ी पहने बाजार में आया तो वहाँ एक भीड़ लगी थी। बाजार की रोशनी में मुझे आता देखकर लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो भी मुझे कातिल का साथी समझ रहे थे। पुलिस की जीप सामने खड़ी थी। यहाँ भी 4 पुलिस के सिपाही बंदूक के लिए मौजूद थे। मुझे सख्त निगरानी में जीप में बिठा दिया गया। थोड़ी देर में थानेदार भी सिपाहियों के साथ नीचे उतर आया। उसने एक सिपाही से कहा कि वो वहीं ठहरे, क्योंकि लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आने वाली है। थानेदार और तमाम सिपाही जीप में सवार हो गया और जीप हजूम को चीरती हुई इलाके के थाने की तरफ चल पड़ी। मैं दिल ही दिल में भगवा डाकू को बुरा भला कह रहा था कि कम बखत मुझे फंसाकर खुद रफू चक्कर हो गया है। गलती मेरी भी थी, मुझे शय नशीन से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन सिद्धारग्नि के साथी को मुसीबत में देखकर मुझसे रहा न गया था। बहरहाल अब मसाइब का दरवाज़ा एक बार फिर खुल गया था। बाजार हुस्न का कत्ल तो शायद मुझ पर साबित न हो सके, मगर साबरमती आश्रम में 4 फौजी जवानों के कत्ल के इल्ज़ाम से मुझे अब कोई नहीं बचा सकता था। शायद दूसरे ही रोज़ मुझे मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया जाए, और फिर फांसी का फंदा मेरे सामने था। मैं यही कुछ सोच रहा था और जीप अहमदाबाद के गुंजान बाज़ारों से निकलकर एक निस्बतन खुली सड़क पर आ गया। यहाँ दौरविया खंभों पर मरकजी रोशनियाँ जगमगा रही थीं। बाएं जानब कुछ फासले पर एक महराबी गेट के ऊपर सुर्खों गुजराती हरूफ रोशन थे, हड़ैया पुलिस स्टेशन। इस इलाके का नाम हड़ैया था और यह इस इलाके का पुलिस स्टेशन और मेरी मौत का सामान था। जीप में बैठे बैठे मैंने अपनी हथकड़ी का अच्छी तरह से जायजा ले लिया था। यह लोहे की काफ़ी भारी हथकड़ी थी और मैं इसमें से 1000 कोशिश के बावजूद अपनी कलाइयाँ बाहर नहीं निकाल सकता था। थाने पहुंचकर मेरी तलाशी ली गई। पुलिस को मेरे कपड़ों में से सिवाय सिद्धारंगनी के सांप के मनके के और कुछ न मिला। मैंने थानेदार से गुजराती में दरख्वास्त की कि यह मेरी माताजी का दिया हुआ धर्मी मनका है, इसे मेरे पास ही रहने दें। मगर उखड़ थानेदार ने उसे कागज़ में लपेट कर मेज़ की दराज में रख लिया और मुझे गाली देकर कहा, अब बताओ कि तुम्हारा कातिल साथी कौन था और कहाँ गया है, तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है। मैं लक्ष्मी बाई को बीच से निकाल देना चाहता था, क्योंकि इस तरह एजेंट के भी पकड़े जाने का खदशा था। मैंने कहा, राणा जी, मैं तो वैसे ही कोठे पर गाना सुनने आ गया था, जब वहाँ गोली चली तो भाग कर शय नशीन में छुप गया था। मैं किसी कातिल को नहीं जानता। थानेदार ने उठकर मुझे 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरा खून खोल उठा, मगर मैं मुसल्ला पुलिस के नरगे में था, कुछ नहीं कर सकता था। बस सब्र के घूंट पीकर खामोश रहा। थानेदार ने मेरा पर्चा काटा और मुझे हवालात में बंद कर दिया।
मैंने यहाँ अपना नाम फिरोज भाई लिखवाया और बताया कि मैं बड़ौदा से मेहनत मजदूरी करने अहमदाबाद आया था कि बाजार हुसन की तरफ निकल आया। थानेदार मुझे सुबह बड़े पुलिस हेडक्वार्टर में पेश करना चाहता था। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात में मेरे सिवा दूसरा कोई हवालाती नहीं था और मैं कोने में बैठकर इस सोच में डूब गया कि यहाँ से फरार होने का कौन सा तरीका इख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात ही का हिस्सा था। अगले रोज़ मेरा पोल खुलने वाला था। मेरा जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। इस वक्त थाने की घड़ी रात के 11 बजा रही थी। थाने में थानेदार के अलावा 4 सिपाहियों की ड्यूटी थी। एक संतरी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर और दूसरा संतरी हवालात के बाहर बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। 4 सिपाही थाने के अंदर मौजूद थे। थानेदार कुर्सी पर बैठा मेज पर रखे रजिस्टर में ज़रूरी इंदराज कर रहा था। उसने टेलीफोन पर किसी बड़े अफसर को खबर कर दी थी कि कातिल की तलाश में पुलिस का दस्ता रवाना कर दिया गया है और उसका एक साथी हवालात में बंद है। ज़रूरी इंदराज से फारिग होकर थानेदार ने एक सिपाही को चाय लाने को कहा और खुद हवालात के सलाखदार दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बेद की छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पर बजाते हुए बोला, फ़िरोज़ भाई, अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हारा साथी कहाँ छुपा होगा तो मैं तुम्हें सरकार से कहकर माफ़ी दिला दूंगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैं कातिल को नहीं जानता, मैं तो गलती से कोठे पर आ गया था। उसने गुस्से में मुझे एक बार फिर गाली दिया। मैं अपने अंदर उड़ते हुए हैजान को दबाते हुए पेचोताब खाकर रह गया। मैं गाली का बदला नहीं ले सकता था, अगरचे मुझे हथकड़ी नहीं लगी थी, लेकिन मैं हवालात की मोटी मोटी सलाखों के पीछे बंद था। थानेदार चाय पीकर अपने साथ एक सिपाही लेकर थाने से निकल गया और मैंने यूं ही बैर पैरा देने वाले संतरी से बातें करने की कोशिश की तो उसने मुझे झड़क कर खामोश करा दिया। उम्मीद की एक ही टमटमाती हुई किरण बाकी थी कि सुबह जब यह मुझे हेडक्वार्टर ले चलें तो उस वक्त अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम लेकर फरार होने की कोशिश की जाए। अगरचे बज़ाहिर यह काम नामुमकिन नजर आता था, लेकिन मुझे अपनी महारत और दिलेरी पर पूरा भरोसा था। यह मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला था। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे पुलिस की गोलियों से ज़ख्मी हो जाऊं, मगर सुबह हवालात का दरवाज़ा खुलने पर फरार होने की तूफ़ानी कोशिश करूंगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। नींद मेरी आंखों से गायब थी। फिर भी मैं दीवार के साथ सर लगाई आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। एक बार मैंने आंखें खोलकर सामने थाने के दफ्तर की दीवार को देखा। दीवार पर लगे गोल पुराने कलाक में रात के 12:15 बजे थे। बाहर सड़क पर खामोशी थी। कभी कभी कोई गाड़ी हल्के से शोर के साथ गुजर जाती थी। फिर रात का 1 बज गया, फिर 2 बज गए। थानेदार 2:30 बजे रात वापस थाने में आया। उसने हवालात के पास आकर मुझे झुककर गौर से देखा। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं। वो मुतमईन होकर दफ्तर में जाकर मेज़ के पास कुर्सी पर बैठ गया और सिपाही सामने दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठ गया। मैंने आंखें खोलकर देखा। थानेदार छत से लगे बल्ब की रोशनी में रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। एक बार उसने किसी जगह फ़ोन भी किया। बाहर अब सन्नाटा छाया था। अहमदाबाद शहर का यह इलाका नींद की आगोश में था और थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी। बेंच पर बैठे सिपाहियों में से 2 सिपाही ऊँघने लगे थे, मगर हवालात का संतरी उसी तरह पहरा दे रहा था। मुझे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। थानेदार ने चेहरा उठाया और सिपाही से कहा, देखो कहीं एसपी साहब तो राउंड पर नहीं आ गया, और उसने अपने सर पर टोपी रख लिया। दूसरे सिपाही भी उठकर अटेंशन हो गया। एक सिपाही बाहर को दौड़ा। मैं उसी तरह दीवार के साथ सर लगाए बैठा रहा। मुझ पर अब नींद का गलबा शुरू हो गया था। मुझे किसी एसपी वगैरह से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। जाहिर है सुबह होने पर ही मुझे यहाँ से ले जाया जाना था और उस वक्त मैंने फरार होने का फैसला कर रखा था। अचानक खामोश फिजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। मैं चौंक पड़ा। इसके साथ ही यक के बाद दीगरे 3 फायर हुए। एक गोली थाने के ऑफिस वाले कलाक के नीचे दीवार में आकर लगी। थानेदार उछलकर दूसरी तरफ को दौड़ा। उसने अपनी पेटी से पिस्तौल निकाल लिया। हवालात के बाहर खड़ा संतरी भी घबराकर थाने के अंदर की तरफ भागा और फिर फायरिंग करते हुए बाहर से 4 आदमी छलांगे लगाते ऑफिस में कूदे और इससे पहले कि थानेदार कोई फायर करता उन्होंने उसे दबोच लिया। दूसरे सिपाही थर थर कांपने लगे। ये लोग राइफलों से मुसल्लह थे। उन्होंने थाने में आते ही बेधड़क फायरिंग शुरू कर दी थी और एक सिपाही को बेंच के पास ही ढेर कर दिया था। उनके चेहरे सियाह रुमालों में छुपे हुए थे। मैं हैरत से बाहर तक रहा था कि ये लोग कौन हैं कि इतने में मैंने भगवा डाकू को छलांग लगाकर
थाने में दाखिल होते देखा। वो सीधा हवालात की तरफ आया। संतरी ने बंदूक फेंक कर हाथ जोड़कर कहा, राणा जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दें जी, इसे खोलो, भगवान ने गरज कर कहा। संतरी ने पेटी के साथ बंदी चाबी लगाकर हवालात का कुफल खोल दिया। उसके हाथ कब कपा रहे थे। भगवान डाकू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं तुम्हें इन मलीचों के पास छोड़ जाता तो अपने सरदार को क्या मुंह दिखाता ठाकुर। थानेदार का रंग उड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसकी मेज की दराज खोलकर सीधा रंगनी के नाग वाला मनका उठाकर अपनी जेब में रख लिया। भगवा के हाथ में 303 राइफल थी। उसने देखते ही देखते नाली का रुख थानेदार की तरफ किया। एक गोली धमाके के साथ चली और थानेदार अपनी जगह से जरा उछलकर वहीं ढेर हो गया। भगवा डाकू पर खून सवार था। उसने मेरी आंखों के सामने बाकी 3 सिपाहियों को भी हला कर दिया और मुझे लेकर बहर की तरफ दौड़ा। रात के सन्नाटे में गूंजती फायरिंग की आवाज़ से इर्द गिर्द मकानों की खिड़कियों में कहीं कहीं रोशनी हो गई थी। भगवा डाकू की जीप बहर खड़ी थी। उसके साथी डाकू अभी तक हवाई फायरिंग करके आसपास के इलाके में खौफ व हरास की फिजा कायम रखे हुए थे। भगवा ने मुझे अपने पहलू में जीप में बिठाया, इंजन स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दिया। बाकी डाकू भी पिछले हिस्से में सवार हो चुके थे। जीप रात के सन्नाटे में सुनसान बाजारों में से हवा से बातें करने लगी। देखते ही देखते भगवा डाकू शहर की आबादी से बाहर निकल आया। ऐसा लगता था कि वो इन तमाम रास्तों से वाकिफ है। जीप ने एक नदी का पुल अबूर किया। भगवा डाकू ने उसे बड़ी सड़क से उतार कर कच्ची सड़क पर डाल दिया, जो खेतों के बीच में से गुजर रही थी और जहां अंधेरा था। कच्चे रास्ते से निकलकर जीप दोबारा एक पक्की सड़क पर चढ़ गया। जीप के धचकों में थोड़ी सी कमी आ गई थी। भगवा डाकू खामोश था, लेकिन उसकी आंखें निगाहें सामने सड़क पर लगी हुई थीं, जो सितारों की रोशनी में धुंधली धुंधली नजर आ रही थीं। भगवा डाकू ने पीछे देखे बगैर अपने एक साथी से चिल्लाकर पूछा, मऊ जी विश्राम डेरे पर ही होगा? मऊ जी ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ भगवा, विश्राम डेरे पर हमारी राह देख रहा है। अब भगवा डाकू ने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, ठाकुर जी, मुझे पता था कि तुम बई के कोठे पर ही हो। पटेल को ठिकाने लगाने के बाद शहर से बाहर आया तो मऊ जी को साधु के भेष में बई जी के कोठे पर भेजा। उसने मुझे आकर बताया कि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई है। ठाकुर, अब बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर नाग माता सीधा जी के पास कैसे जा सकता था? वो हमारी सरदार ही नहीं, हमारी नाग माता भी है और तुम हमारी नाग माता के स्वामी हो। मैं तो जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें निकाल कर ले जाता ठाकुर। फिर वो कहकर लगाकर हंसा, मैंने थाने में कोई सबूत नहीं छोड़ा। हवालात वाला संतरी अपने बच्चों का वास्ता न देता तो उसे भी ढेर कर देता। मैंने कहा, सीधा रंगनी कैसी है और हमारी मेहमान लड़की किस हाल में है? भगवान डाकू बोला, नाग माता जी बड़ी ठीक ठाक हैं, तो मैं रोज़ याद करती हैं, और वह दूसरी कमज़ोर सी लड़की भी ठीक है। पर ठाकुर, तुम इधर कैसे निकल आए थे? मैंने यूं ही उसे एक फर्जी कहानी सुना दिया और उसे सवाल कर दिया कि वो सीधा रंगनी को छोड़कर इधर अपने आदमियों के साथ क्या लेने आया था। उसने एक और कहका लगाया और बोला, ठाकुर जी, मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है। नागिन माता यानी हमारे सरदार ने इधर ढांड में एक पापी ठेकेदार को ठिकाने लगाने हमें भेजा था। उसे ठिकाने लगाकर वापस जाने लगा तो सोचा कि अहमदाबाद करीब है, क्यों ना कोठे पर गाना सुना जाए। इसके बाद जो कुछ हुआ तुम्हें सब कुछ मालूम ही है ठाकुर। अंधेरे में 2-3 गांव गुजर गया। एक गांव से कुछ कुत्ते जीप के पीछे भौंकते हुए दौड़े। भगवान ने मऊ से चिल्लाकर कहा, अबे देखता क्या है साले। मऊ जी ने कुत्तों पर 2-3 फायर झोंक दिए और कुत्तों की आवाज़ें डूब गईं। जीप फिर कच्चे में दौड़ रही थी। गाँव अब बहुत पीछे रह गया और हम ऊंचे नीचे मैदानों में आ गए। बाएं जानिब तारों भरे रोशन आसमान के पस मंजर में पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था। जीप अब किसी बाकायदा रास्ते पर नहीं चल रही थी। सुबह होने से पहले पहले हम 2 ऊंची टेकरियों के बीच से गुजरकर बाएं जानिब एक जगह रुक गया। भगवान डाकू छलांग लगाकर जीप से उतर पड़ा। वो फट रही थी, आसमान नीला हो गया था और सितारों की चमक मांद पड़ने लगी थी। दूसरे डाकू भी उतरे। भगवान डाकू ने मुझे अपने साथ लिया और दूसरी ऊंची टेकरी के एक भी दामन में एक जगह झाड़ियों के अंधेरे में चलने लगा। यहाँ हमारे एक पुराने साथी का डेरा है। तुम मुझसे मिलोगे तो खुश हो गया। साला आशिक मिजाज है, पर यार की खातिर जान भी कुर्बान कर सकता है। नाग माता का पुजारी है, विश्राम उसका नाम है। खारवा में जितने भी डाकू ठग हैं सब उसके यार हैं। हम एक जगह आकर रुक गए।
यहाँ टेकरी में खुदी हुई सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। यह 6-7 सीढ़ियाँ थीं। ऊपर जाकर फिर वही झाड़ियों के झुंड थे। अचानक झाड़ियों में से 2 डाकू नुमा इंसान बाहर निकले। ठाकुर भगवा, दादा तुम्हें बहुत याद कर रहा था। दादाजी अपने सरदार विश्राम को कहते थे। टेकरी के ऊपर बुलंद झाड़ियों और खुदरू बबूल के दरख्तों के दरमियान एक जगह कच्चा मकान बना था, जिस पर घास फूस की ढलानी छत पड़ी थी। हमारे रहनुमा डाकू ने मकान के दरवाजे पर हाथ मारकर कहा, दादा ठाकुर भगवा आया है। जवाब में अंदर से एक मर्द की पाटदार आवाज़ आई, भगवा रे साले इतनी देर कर दिया, आ जा अंदर। भगवा डाकू ने उसे एक गाली दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके साथ था। अंदर एक कमज़ोर सी लालटेन जल रही थी। उसकी लो नीचे रखी गई थी। 2 चारपाइयाँ आमने सामने बिछी थीं। एक चारपाई पर भगवा डाकू का पुराना दोस्त विश्राम डाकू अपनी दोस्त रखिया रानी के साथ बैठा था। उस औरत के नाक का नन्हा सा सुर्ख नगीना चमक रहा था। अबे ये कौन है बे? भगवा डाकू बड़े एहतराम से बोला, विश्राम ये रघु जी हैं, ठाकुर रघु, हमारी नाग माता के स्वामी। विश्राम जल्दी से चारपाई से उतरा और मेरे पाँव छूकर बोला, धन्यवाद ठाकुर जी, आपके दर्शन करके खुशी हुई। विश्राम डाकू बड़े मज़े का आदमी था। उसी वक्त दूसरी चारपाई पर मेरे लिए नई चादर बिछवा दिया और कहा, ठाकुर तुम यहाँ आराम करो। फिर वो भगवा और रखिया को साथ लेकर बाहर चला गया। चारपाई पर लेटते ही मैं नींद की दुनिया में गुम हो गया। सुबह उस वक्त आँख खुली जब एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। मैं आंखें मलता उठकर दरवाजे से निकलकर बाहर आया तो दिन काफ़ी चढ़ आया था। चारों तरफ धूप फैली थी। टेकरी पर बबूल के पैरों तले विश्राम भगवा और दूसरे 3 डाकू खेस बिछाए बैठे बातें कर रहे थे। उनके पास ही 2 मटके पड़े थे। चूल्हे में आग जल रही थी और रखिया रानी रोटियां पका रही थी। मुझे बाहर निकलते देखकर विश्राम डाकू एहतरामन उठकर मेरी तरफ आया। ठाकुर जी आराम से तो नहीं सोए होंगे? मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आई। दिन के 11:30 बज रहे थे। विश्राम डाकू ने रखिया रानी से कहा कि रोटियां जल्दी पकाया। दूसरी हंडिया पर मुर्गी पक रही थी। हमने वही टेकरी के बबूलों के नीचे बैठकर रोटियां भुनी हुई मुर्गी के सालन के साथ खाई। इतना लजीज खाना मैंने बहुत कम खाया था। खाने के दौरान में मालूम हुआ कि जिस जीप पर सवार होकर हम वहां तक आए थे वो विश्राम डाकू ही की थी। यहाँ टेकरी से थोड़ी दूर भगवा डाकू और उसके साथियों के घोड़े भी बंधे थे। ढांड का गांव हमारे बाएं तरफ 20 किलोमीटर के फासले पर रह गया था। विश्राम डाकू ने अपनी जीप जंगल में अपने किसी कमीन गांव में पहुंचा दी थी। प्रोग्राम ये बना कि भगवा डाकू और मैं अपने डाकू साथियों को लेकर शाम होने से पहले यहाँ से अमरेली की तरफ रवाना हो जाएंगे। दरियाई घरंग पार करके चौका ढाबा के 3 कोस लंबे जंगल को अबूर करके हमें पीछम की जाने वाली सियाह धारीदार चट्टानों की नरोला वादी में पहुंचकर सीधा रंगनी से जा मिलना था। यहाँ विश्राम डाकू अपने दर्जन भर साथी डाकुओं के साथ एक अरसे से मुकीम था। शायद उसका गुजारा उस टैक्स या मुआवजे पर था जो वो इधर पनाह लेने वाले डाकुओं से वसूल करता था। दोपहर के खाने के बाद विश्राम तो रखिया के साथ कोठड़ी में चला गया और मैं भगवा डाकू मौजी और दूसरे साथी वहीं पड़कर सो गया। मुर्गन खाने के बाद जो हॉल की ठंडी छाँव में लेटे तो नींद की परियों ने हमारी आंखों पर अपना रेशमी हाथ रख दिया। जब सोकर उठे तो धूप ढलने लगी थी। भगवा डाकू राम राम करता दरख्तों की तरफ चला गया। हमारे साथी डाकू भी उठ गए थे और अपनी अपनी बंदूकों को साफ कर रहे थे। विश्राम अभी तक कोठड़ी में ही सो रहा था। भगवा दरख्तों की तरफ से वापस आया तो बोला, ठाकुर हमें अब निकल चलना चाहिए। रात को चौका ढाबा के जंगल में बसराम करेंगे। अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि एक तरफ से विश्राम का एक डाकू साथी हाँफता हुआ आया और बोला, राणा जी हमारे आदमी ने खबर दी है कि अमरीली पुलिस की 2 लॉरियां इधर को आ रही हैं। वो घबराया हुआ था। उस वक्त विश्राम भी कोठड़ी से बाहर निकल आया। अबे किसी ने खबर दी है, राणा जी बंसी खबर लाया है, नीचे खड़ा है। विश्राम डाकू ने कहका लगा कर कहा, अबे आने दो साली पुलिस को, एक एक का भेजा निकाल कर रख दूंगा। फिर उसने बंसी मुखबर को ऊपर टेकरी पर बुलाकर सारी तफसील पूछी। मैं और भगवा डाकू तो कुछ परेशान हो गया। मालूम हुआ कि पुलिस की भारी नफरी 2 लॉरियों में बैठ कर आ रही है। उनके पास बंदूकें भी हैं। भगवा डाकू ने विश्राम से कहा, विश्राम ये पुलिस हमारे पीछे लगी है, जान पड़ता है जीप के टायरों के निशान उन्हें मिल गए हैं। विश्राम ने भगवा के सीने पर अपने राइफल के बट का हल्का सा टहुका देकर कहा, अरे भगवा डरता क्यों है? जब तक विश्राम जिंदा है
तुझे कोई हाथ लगा कर तो देखे। मामला विश्राम के जिंदा रहने या ना रहने का नहीं था। मेरे ख्याल में ये डाकू लोग बड़ी आसानी से पुलिस के घेरे में आ सकते थे। पुलिस के सिपाही बाकायदा ट्रेंड होते हैं और वो अमरेली से इतनी दूर से आए थे, तो जाहिर है असले का पूरा जखीरा लेकर आए होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि टेकरी के नीचे कुछ दूर दरख्तों के झुंड में फायर का धमाका हुआ। भगवा और विश्राम ने चौंक कर उधर देखा। अबे मेरे साले अगेरे भगवा राम! विश्राम डाकू ने अपने साथियों के साथ पहले ही टेकरी पर मोर्चे संभाल लिए थे। उसने कमीगा की तरफ एक आदमी को यह कहकर दौड़ा रखा था कि पुलिस आए तो पीछे से उन पर फायरिंग खोल दीजिए, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि पुलिस उन डाकुओं को पहले ही दबा चुकी थी।